India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन नेशन वन राशन कार्ड मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी प्रस्तुति। कहा, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का कार्ड एकीकरण बाकी। तकनीकी पहल करना अब राज्यों की जिम्मेदारी। केंद्रीय पुल से किया गया है खाद्यान्न आवंटन। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद रेप मामले में पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा, सर्वोच्च कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए। ईसाई धर्म को लेकर आईएमए प्रमुख के बयानों पर की गई निचली टिप्पणी। निचली अदालत की टिप्पणी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की इंकार। विवादास्पद टिप्पणी देने से बचने के लिए आईएमए अध्यक्ष को नसीहत। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी। अवैध हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, सख्ती से लागू हो मुआवजा नीति, पीड़ित को मिले मुआवजा। सरकारी अधिकारी दमनकारी कार्य न करें। India Legal presents Courts Roundup. वन नेशन वन राशन कार्ड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रस्तुति दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए तकनीकी पहल करना अब राज्यों पर है और केंद्र ने कहा है कि असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण बाकी है। केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली में योजना को लागू करने का आप सरकार का दावा भ्रामक है। दिल्ली ने इसे सिर्फ सीमापुरी सर्कल में ही लागू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पूरी दिल्ली में लागू ही नहीं किया गया। केंद्र ने स्वतः संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो लगभग 86% आबादी को कवर करने वाले कुल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया गया है। केंद्र ने लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत की कि राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए इन राज्यों की तकनीकी तत्परता के आधार पर शेष 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण हासिल होने की उम्मीद है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की जिम्मेदारी इन राज्यों पर है। केंद्र ने यह भी रेखांकित किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ केंद्रीय पोर्टलों पर एनएफएसए, पीएमजीकेएवाई, खाद्यान्न के लेन देन, वितरण और विवरण की रिपोर्टिंग के अभाव के कारण दिल्ली में बड़ी संख्या में अंतर्राज्यीय प्रवासी मौजूद हैं, जिनके पास एनएफएसए खाद्यान्न तक पहुंच नहीं है और दिल्ली में सब्सिडी वाले खाद्यान्न के कोटे का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। केंद्र ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 के दौरान अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा उपाय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में केंद्रीय पूल से खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। केंद्र ने प्रस्तुत किया कि योजना 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है और एनएफएसए 2013 के अनुसार उनके सामान्य टीपीडीएस आवंटन के अलावा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। नवंबर 2021 तक इसके 5 महीने के विस्तार की भी घोषणा की गई है। आगे कहा गया कि इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफसीआई से रियायती दरों पर खुले बाजार बिक्री योजना डी के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू और विस्तारित की गई हैं। कोर्ट ने 11 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहां भी जहां वो काम करने जाते हैं।
कोर्ट ने स्वतः संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में निर्णय सुरक्षित रखा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल की कुछ महिलाओं ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान खुद के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिलाओं ने हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक राज्य में टीएमसी का सरकार है और ऐसे में राज्य सरकार से न्याय पाने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उन्होंने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड के बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर से की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बंगाल में हुई गैंगरेप और हिंसा की घटनाओं की एसआईटी द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता महिलाओं में से एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता उनके पूर्वी मेदिनीपुर स्थित घर में घुस गए और उनके 6 साल के नाती के साथ उनका गैंगरेप किया गया और बुजुर्ग महिला के अलावा अनुसूचित जनजाति की एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने भी अपने साथ किए गए गैंगरेप के मामले में इंसाफ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ किए गए गैंगरेप की घटना और मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता की एसआईटी या सीबीआई जांच कराई जाए। महिलाओं ने यह भी मांग की है कि मामले का ट्रायल शहर से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA ने सीजीआई से हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पदोन्नत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की मांग की है। SCBA ने पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट जज के लिए चुने जाने की मांग की थी तो अन्य बार ने विरोध में आवाज उठाई थी, जिसके बाद सफाई दी गई। वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA ने सीजीआई रमन्ना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे विभिन्न हाईकोर्ट की बेंच में पदोन्नति के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स के नाम पर विचार करने के प्रस्ताव के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाए। एसोसिएशन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश को भी धन्यवाद दिया है। इस पत्र में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न हाईकोर्ट की बेंच में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले AOR अधिवक्ताओं के नाम पर विचार करें। ये बयान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस बयान के बाद आया जिसमें उसने कहा कि सीजीआई ने उनके विरोध पर सहमति व्यक्त की है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वे अपने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर विचार करें। SCBA ने सीजीआई के समक्ष आग्रह किया था कि नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक, कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने में व्यापक अनुभव होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर शायद ही कभी हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाता है, क्योंकि वे हाईकोर्ट के समक्ष नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते और हाईकोर्ट में अपने सहयोगी की तुलना में पेशेवर रूप से अधिक मेधावी होने के कारण ऐसा अवसर खो देते हैं। ये ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने SCBA के प्रस्ताव का विरोध किया है और सीजीआई से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के विचार के लिए दिए गए कोई निर्देश हों तो उन्हें वापस लें। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी सीजीआई को पत्र लिखकर SCBA के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा है कि संस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए सदियों पुरानी प्रथा का पालन करने के लिए पर्याप्त दयालु बने। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के खिलाफ उनके बयान में आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लेने के लिए कहा है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद SCBA ने ये भी सफाई दी है कि वे दूसरे बार के वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने के लिए भी पक्ष में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होने के कारण वे सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के पक्ष में पैरोकारी भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैधानिक निर्णय के बिना CAG रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैसले में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को 2,60,68,814 रुपए का श्रम उपकर जमा करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि 1996 के उपकर अधिनियम के तहत लगान और निर्धारण के लिए किसी भी आदेश के अभाव में सीएजी की लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुसार वसूली नहीं की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैधानिक निर्णय प्रक्रिया के केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग की रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या यूपीपीटीसीएल द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को 2,60,68,814 रुपए का श्रम उपकर जमा करने का निर्देश दिया गया था। यूपीपीटीसीएल ने कथित तौर पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 की धारा 3 उपधारा 1 और 2 के तहत आदेश जारी किए थे। ठेकेदार सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उपकर की यूपीपीटीसीएल की मांग को चुनौती दी गई थी। यूपीपीटीसीएल की उपकर की मांग से पहले 4 जून 2016 से 9 जून 2016 की अवधि के दौरान वरिष्ठ महालेखाकार के अधीन लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा एक लेखा परीक्षा निरीक्षण किया गया था। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में महालेखाकार ने यूपीपीटीसीएल की ओर से उक्त चूक की ओर से इशारा किया था, जिसमें ठेकेदार के बिलों से लेबर सेस नहीं कट रहा था। उसके बाद यूपीपीटीसीएल ने ठेकेदार को पत्र लिखकर कैग ऑडिट के बारे में सूचित किया और उपकर की राशि जमा करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय ने ठेकेदार के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया कि उपकर अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेवी और निर्धारण के अभाव में यूपीपीटीसीएल के पत्र कानून में टिकाऊ नहीं थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि 1996 के उपकर अधिनियम के तहत लगान और निर्धारण के लिए किसी भी आदेश के अभाव में सीएजी की लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुसार वसूली नहीं जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यूपीपीटीसीएल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट के साथ पठित उपकर अधिनियम के तहत उपकर भवन और अन्य निर्माण कार्यों के संबंध में लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि एक ठेकेदार जो शुद्ध आपूर्ति अनुबंध में प्रवेश करता है उसे बीओसीडब्ल्यू एक्ट के तहत लेवी से वैधानिक रूप से छूट दी गई है। विचाराधीन अनुबंध एक आपूर्ति अनुबंधन है। ये नोट किया गया है कि लेवी पूरी तरह से कैग की आपत्ति पर आधारित थी। अधिनियम के तहत निर्णय के अभाव में इस तरह की लेवी अनुमेय है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस आइटम को लेकर आईएमए प्रमुख जे.ए. जयलाल द्वारा दिए गए बयानों पर की गई निचली अदालत की टिप्पणी को हटाने के मांग को लेकर लिए जयलाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने निचली अदालत की टिप्पणी हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निचली अदालत में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। आईएमए प्रमुख जयलाल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इन टिप्पणियों को पूरी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और साथ ही ये भी कहा कि एक डॉक्टर के लिए जो 2,50,000 डॉक्टर्स की सोसाइटी का नेतृत्व करता है उस पर इस तरह की टिप्पणी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। दरअसल द्वारका कोर्ट ने आईएमए के अध्यक्ष जे.ए. जयलाल को नसीहत दी थी कि वो आईएमए जैसी संस्था को किसी धर्म विशेष के प्रचार के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल न करे। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि इतने जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे किसी शख्स से हल्के कमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और वहीं आईएमए प्रमुख के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जयलाल कोरोना के उपचार में आयुर्वेद की अपेक्षा एलोपैथी को बेहतर साबित करने की आड़ में ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के मुताबिक जयलाल हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और देश को गुमराह भी कर रहे हैं। ये शिकायतकर्ता ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए लोअर कोर्ट में आईएमए अध्यक्ष के कई इंटरव्यू और आर्टिकल को भी रखा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वो उन्हें ऐसे किसी भी बयान देने से रोकें जो हिंदू धर्म या आयुर्वेद चिकित्सा को नीचा दिखाने वाला हो। वहीं द्वारका कोर्ट ने बयान पर रोक
को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन आईएमए अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा था कि उनसे उम्मीद की जाती है कि अपनी पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और आईएमए जैसी संस्था के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेंगे और वो अपना ध्यान मेडिकल क्षेत्र की उन्नति और इससे जुड़े लोगों की भलाई में लगाएंगे। आईएमए प्रेसिडेंट की ओर से कोर्ट में आश्वस्त किया गया कि वो ऐसे कभी भी हरकत नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक स्कूली छात्र द्वारा सीबीएसई के संबंध में स्कूल की फीस वृद्धि के खिलाफ एक याचिका विचार करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय निकाय के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई देश में कहीं भी कार्रवाई का बचाव कर सकता है और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई से सभी मामलों में क्षेत्राधिकार केवल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। ये देखते हुए कि याचिका का संबंध केवल सीबीएसई से अधिक उत्तर राज्य से है और अदालत ने फैसला सुनाया कि फोरम के सिद्धांत के आधार पर उत्तर प्रदेश में न्यायिक हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के लिए उसके शिकायतों को दूर करने के लिए एक अधिक प्रभावी मंच होगा। अदालत ने आगे कहा कि सीबीएसई से जुड़े मुकदमे पर उसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है और क्योंकि बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है, फोरम गैर संयोजकों का सिद्धांत एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत एक अदालत ये स्वीकार करती है कि कार्रवाई के लिए एक और मंच या अदालत अधिक उपयुक्त है और मामले को ऐसे मंच पर भेजती है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में जिन मुद्दों को उठाया है उन्हें क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष बहुत अच्छी तरह से उठाया जा सकता है, जो रिट याचिका में संबंधित शिकायतों का निपटारा कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से ये प्रस्तुत किया गया था कि पूरी फीस का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण छात्र को कई महीनों तक स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसीलिए याचिकाकर्ता ने अन्य राहतों के साथ ही मुआवजे की भी प्रार्थना की। मामले की सुनवाई के लिए अदालत से प्रार्थना करते हुए याचिकाकर्ता के पिता ने प्रस्तुत किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए उपयुक्त मंच था क्योंकि सीबीएसई के खिलाफ राहत मांगी गई थी जो दिल्ली में स्थित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए जोर दिया है कि अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। वैसे इस मामले में सरकारी नीति भी है जिस पर अदालत ने जोर दिया है। केस में पीड़ित को 25,000 का मुआवजा दिया गया। अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के हक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है। इस बात पर जोर देते हुए कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उत्पीड़न के कारण दिया गया मुआवजा न केवल व्यक्ति को मुआवजा देता है, उसे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करता है, बल्कि सामाजिक बुराई को ठीक करने में मदद करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नागरिक को मुआवजा देने की अपनी नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। व्यक्ति को जिन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद के खंडपीठ ने किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में रखने और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर 25,000 रुपए के मुआवजे का भुगतान करने और ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत करने की नीति के लिए राज्य सरकार की सराहना की। न्यायालय ने 2 व्यक्तियों की अवैध हिरासत के मामले का निस्तारण कर रहा था, जिन्हें सत्यापन के बहाने व्यक्तिगत बॉन्ड और अन्य कागजात जमा करने के बावजूद हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक प्राधिकरण कानून के तहत बनी अदालतों या आयोग के समकक्ष अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह हैं। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने कहा कि एक सामान्य नागरिक या एक आम आदमी शायद ही राज्य या उसके उपकरणों की ताकत का सामना कर सकता है, और यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी दुर्भावनापूर्ण या दमनकारी कार्य करता है और सत्ता के प्रयोग से उत्पीड़न और पीड़ा होती है, तो ये शक्ति का प्रयोग नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने धारा 107, 116, 116(3) और 151 सीआरपीसी के मामलों से निपटने के लिए एक नीति बनाई है और नीति में प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने की स्थिति में दोषी अधिकारी के खिलाफ नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट 3 महीने के भीतर या लागू नियमों के तहत निर्धारित किसी भी अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जहां किसी नागरिक को हिरासत में रखना वास्तव में अवैध पाया जाता है, उस व्यक्ति को 25,000 रुपए का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। जहां किसी नागरिक को हिरासत में रखना वास्तव में अवैध पाया जाता है,
उस व्यक्ति को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लक्षद्वीप की एक फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ राजद्रोह के आरोप में दर्ज धारा 124 से भारतीय दंड संहिता मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। पिछले हफ्ते कवरत्ती में लक्षद्वीप पुलिस ने सुल्ताना के खिलाफ एक भाजपा नेता द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुल्ताना ने द्वीपों में कोविड-19 के प्रसार के बारे में गलत जानकारी फैलाई थी और एक टीवी शो पर उनकी टिप्पणी नए लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के संबंध में एक राष्ट्र विरोधी कार्य था और ऐसे में इसके मुख्य भूमि केरल से व्यापक निंदा हुई, जिसने मामले के पंजीकरण पर आपत्ति जताई। कोविड-19 मामले में हालिया के बीच लक्षद्वीप समूह प्रस्तावित लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, लक्षद्वीप असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन, गुंडा अधिनियम और लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम के विरोध में उलझे हुए हैं और ऐसे में केरल विधानसभा ने भी हाल ही में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर एक नए प्रशासक को वापस बुलाने की मांग की है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.